प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कोरोना महामारी के चलते हमारे पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से आपके लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो जो बच्चे 11वीं में है या जो 10th के एग्जाम जिन्होंने दिए, कुछ बीच में रहे, जो आगे 11वीं मैथ को ज्वाइन करना चाहते हैं या 11वीं क्लास में मैथ विषय को चुनना चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चों आज हम हाजिर हैं कुछ टॉपिक्स को लेकर। तो बच्चों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 11वीं मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेट यानी समुच्चय। तो बच्चों, आपकी 11वीं क्लास की मैथ की जो शुरुआत है वो सेट से होती है, जो आपकी हर एक चैप्टर का बेसिक रहेगा, जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सेट। तो बच्चों, इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले आप एक बार उन पर फोकस कीजिए। जैसे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारी जो फैमिली होती है, जैसे मान लो हर किसी के परिवार में, जैसे मान लो हम हमारी फैमिली में जैसे माता होती है, पिताजी होते हैं, भाई बहन, उन सबको एक साथ यदि हम लेकर चले तो हम बोलते हैं कि ये हमारा एक परिवार है। इसी प्रकार इससे भी ज्यादा बढ़िया एग्जांपल ये मान के चल सकते हो, आप रोजाना स्कूल जो जाते हो, तो जो आपकी क्लास है, जैसे मान लो आप से 10th क्लास में हो या अभी 11th में हो जाओगे, तो आपके जो सभी बच्चों का एक ग्रुप होगा, उसको हम नाम दे देते हैं 11th क्लास। या जो स्पेशल मैथ की है तो उसको 11th मैथ नाम दे दिया जाता है। जो स्पेशल बायोलॉजी की है उसको 11th बायोलॉजी नाम दे दिया जाता है। इसी प्रकार से आर्ट या कॉमर्स, यानी हम हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग चीजों के एक संग्रह को मिलाकर कुछ न कुछ नई वस्तु बनाते हैं। तो इसी के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है हमारा सेट। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, और परिभाषा लिखने के बाद कुछ विशेष उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों सेट यानी समुच्चय, इसकी परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर बच्चों इस वर्ड के ऊपर हमारा फोकस होना जरूरी है। सुपरिभाषित संग्रह, वैसे बच्चों संग्रह हम कैसी भी वस्तुओं का कर सकते हैं, जैसे अलग अलग तरीके की वस्तुओं को मिलाकर भी हम रख सकते हैं, लेकिन हम उसे सुपरिभाषित नहीं बोल सकते। जैसे मान लो अलग अलग यदि शहर से हम 4 व्यक्तियों को चुनते हैं, ABCD, मान लिया कि मेरे पास 4 पर्सन है कोई ABCD जो अलग अलग सिटी से है, तो और इनके गुण अलग अलग हैं, तो क्या मैं इनको एक साथ रखूंगा, तो क्या मैं एक साथ इन सबको परिभाषित कर सकता हूं? तो आपका जवाब होगा सर हम इनको एक साथ परिभाषित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन क्वालिटी नहीं है। शहर अलग अलग हो गया या गुण अलग अलग हो गए, लेकिन यदि मान लीजिए मैं 4 व्यक्ति चुनूं ABCD, 4 व्यक्ति चुन लिए ABCD, और मैं इनके बारे में ये बोल दूं कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल देता हूं कि मान लो मैं श्याम स्कूल में पढ़ा रहा हूं, और ये जो 4 व्यक्ति हैं वो भी श्याम स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। ये जो 4 व्यक्ति हैं वो श्याम स्कूल में ही आपके कोई ना कोई टीचर है। तो इन सब के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं यानी कि ये मेरे सहकर्मचारी हैं। इनके लिए क्या बोल सकता हूं कि ये मेरे सहकर्मचारी हैं। इसी प्रकार आप इनके लिए क्या बोल सकते हो कि ये हमारे टीचर हैं। यानी मैंने क्या किया, इन चारों को एक ही वर्ड में परिभाषित कर दिया। तो बच्चों इस प्रकार यदि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को या कोई भी चीजें हो उनको यदि हम एक साथ व्यवस्थित कर सकते हैं किसी भी रूप में,
उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट बच्चों किसी भी वस्तुओं को हो सकता है, इंसानों का, कोई गणितीय संख्याओं का, वस्तुओं का, कोई भी चीजों का। हमारे फैमिली मेंबर का मैं सेट भी बना सकते हैं हम। जैसे मैं यदि मेरे परिवार वालों के लिए बोलूं तो भी मैं मेरे परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठाकर मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा परिवार है, या मैं मेरे जो स्टूडेंट है उन सबको एक साथ बैठाकर ये भी बोल सकता हूं कि ये मेरे स्टूडेंट है। तो यानी मैंने क्या किया, उन सबको एक ही वर्ड में, एक ही क्वालिटी में परिभाषित कर दिया। यानी जिन ऑब्जेक्ट्स को आप ले रहे हो, यानी जिन भी वस्तुओं को आप ले रहे हो, उन सब की कॉमन क्वालिटी जो है हमें उसके ऊपर बेस्ड उनकी परिभाषा देनी होती है। तो ये बच्चों सेट की परिभाषा होगी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे सुपरिभाषित वर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम केवल संग्रह करें तो वो सेट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आपको मैंने अलग अलग शहरों से लेकर दिया तो एग्जाम्पल संभव नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर कोई कॉमन क्वालिटी, सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो उनकी जो कॉमन क्वालिटी है हमें वो लिखनी है। सब सिंपल एग्जांपल है कि हमें क्या करना है कि जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उनकी जो भी कॉमन क्वालिटी है वो लिखनी है। और एग्जांपल देते हैं, आप उनको समझो कि वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। कि ये मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार। तो यदि आप इन सब को, अब जैसे एक तो मैं ये बोलूं कि मैं बोलूं ये क्या है, तो आप ये बोलो कि 2, 4 है, 6, 8, 10 कहां तक है? कोई एंड थोड़ी नहीं इसका, कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं है। इसलिए मैं यदि इसको सम संख्याएं बोल दूं, तो यदि मैं इसको क्या बोल दूं, सम संख्याएं, तो एक साथ मैंने इनको परिभाषित कर दिया, नहीं कर दिया। अब मैंने बोल दिया सारी सम संख्याएं, सारी सम संख्याएं यानी जो पॉजिटिव नंबर, तो उसका मतलब आप समझ चुके हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से कोई भी नंबर हो, मुझे स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है। मैंने इन सबको एक साथ एक ही वर्ड के अंदर लिख दिया है, इसलिए ये क्या बन गया, एक सेट। लेकिन क्या ये एक सेट बना सकते हो? इस तरीके से आगे यदि चलती रहे तो इसको मैं सेट नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे इन सब की कोई कॉमन क्वालिटी नहीं पता। एक चलो इनके लिए आप विषम वर्ड यूज कर लो, लिखेंगे तो सम आ चुका है, यहाँ पे तो सम आ गई, या और कोई रूल नहीं यूज किया जा सकता। या इससे बेटर मैं कौन सी लिखता हूँ, 1, 4, 9, 16, 25। क्या इसे मैं एक वर्ड में डिफाइन कर सकता हूँ? ध्यान से देखिए, क्या इनको एक कॉमन वर्ड यूज कर सकता हूँ? क्या मैं इनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं? ध्यान से देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। दिखाई दे रहा है ना? तो ये सारी जो संख्याएं हैं वो क्या है, एक फिक्स रूल के अंदर बन गई। और वो कॉमन क्वालिटी क्या है इनकी, कि ये प्राकृत संख्याओं की वर्ग संख्या है, या ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो बच्चों इस प्रकार जिन वस्तुओं को या कोई भी चीजें हो, आप उनको यदि किसी एक उनकी कॉमन क्वालिटी के रूप में परिभाषित कर सकते हो, तो वो जो भी एक संग्रह होगा उनका, या जो भी जो कलेक्शन होगा, वो क्या होगा, सेट। बच्चों और ये एक बात और, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें डेफिनेशन में सिर्फ इतना आएगा कि ए वेल डिफाइंड collection of things, we call it that set। यानी वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगा वस्तुओं का वो क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा। यानी बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है हमें सब दोनों का, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का सेम है। तो साथ साथ आप भी तैयारी करो। और बच्चों तो बताइए सेट से रिलेटेड बातें समझ आ रही होगी।
और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल बस याद रखना, जो भी अलग अलग आपके पास वस्तुएं हैं, कोई भी चीजें हैं, उनकी जो कॉमन क्वालिटी है वो यदि आप लिख पाते हो तो वो आप उसको क्या बोल सकते हो, सेट बोल सकते हो। इतनी बात समझ आई होगी। तो बच्चों ये था सेट, लेकिन सेट के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी है। तो बच्चों कोई जल्दबाजी नहीं है, सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपकी अभी तक कहीं नहीं पढ़ी हुई है। तो हो सकता है आपको एक बार थोड़ा सा अलग फील हो, लेकिन कोशिश कीजिए इनको समझने का और इनको थोड़ा सा अभ्यास करने का भी प्रयास कीजिए, तो इन्हें हम आसानी से समझ पाएंगे और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। सबसे पहले हमारा इसका बेसिक कंसेप्ट है वो ही रहेगा। तो जो हमारा अभी सिर्फ इतना ही उद्देश्य रहा है कि हमने भी ये समझना है आपको कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, यदि मैं उनको एक साथ रखूं और उनकी एक यदि मैं कोई कॉमन क्वालिटी बता सकूं तो वो जो सेट संग्रह होगा वो क्या बन जाएगा, आपका एक सेट यानी समुच्चय बन जाएगा। जैसे आप भी जो संडे मंडे ये सैटरडे तक आप इनको क्या बोल देते हो, वीक बोलते हो नहीं बोलते हो? तो हमने क्या किया, अभी 7 दिन थे, उनको एक कॉमन वर्ड वीक वर्ड के लिए यूज कर लेते हैं, सेट हो गया 7 दिनों का समुच्चय। कुछ ऐसी ही प्रोसेस रहती है, व्यक्तियों का बन सकता है, पशु पक्षियों का भी बन सकता है। आपने छठी क्लास में नहीं पढ़े कि 10 पशुओं के नाम लिखो, तो वो यदि जो दूध देने वाले जो भी है जानवर उनको यदि एक साथ करते तो उनका सेट बना दो, उड़ने वाले पक्षियों का समुच्चय बना दो, पानी में रहने वाले जीवों को एक साथ में लिखो तो वो उनका समुच्चय बन गया। बस कॉमन क्वालिटी होनी जरूरी है। जब अब बात आती है कि सेट को दर्शाया कैसे जाता है और मतलब क्या होता है, तो सेट को हम 2 रूप में दर्शाते हैं। कितने रूप में दर्शाते हैं बच्चों? 2। कोई भी सेट हो उसको दर्शाने के लिए 2 तरीके हमारे काम में आते हैं। तो अब हम सेट को दर्शाएंगे कैसे वो समझिए। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे समुच्चय को दर्शाने के प्रकार। तो समुच्चय को जो कितने रूप में दर्शाया जाता है? 2। नंबर 1 रोस्टर रूप, नंबर 2 समुच्चय निर्माण रूप। अच्छा, नाम थोड़ा सा जरूर अलग लग रहा होगा आपको, बाकी है एकदम इजी। बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसको समझने के लिए आप अपनी जो दैनिक जीवन है उससे रिलेटेड करके चलो। यदि आप उस सेट को दैनिक जीवन से रिलेटेड करके चलते हो तो मान के चलो बच्चों, गारंटी ले सकता हूँ मैं इस चीज की कि आप इसमें कभी नहीं अटकोगे और एकदम बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं रोस्टर रूप क्या होता है, तो शायद अगर आपको याद हो अपने छोटी क्लासों में ऐसा कोई ब्रैकेट देखा होगा, इसको आप क्या कहते हो? मंझला कोष्ठक, या इंग्लिश में कह दो कर्ली ब्रैकेट। यही बोले भी मंझला कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट। अब ये मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप सब जानते हो जो आपकी अल्फाबेट है यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अंदर कुछ वोवल जो स्वर होते हैं उन्हें आप क्या लिखते हो? ए, ई, आई, ओ, यू। यदि इनको मैं कर्ली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्ठक में लिखूं और क्या लगा दूं? कोमा लगा के लिखूं, तो इस तरीके का जो रूप बनेगा वो क्या कहलाएगा? रोस्टर रूप। रोस्टर फॉर्म समझ आई बच्चों कि यदि अवयवों को कोमा लगाकर
मंझले कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित रूप से रख दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? इसका रोस्टर रूप। क्या कहलाएगा? रोस्टर रूप। तो देखो अब आपके सबसे पहले माइंड में आएगा कि ये एक सेट है, तो बच्चों मेरा जवाब ये होगा कि एक सेट है, क्योंकि मैं इन पांचों को एक कॉमन डेफिनेशन में बोल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पांचों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या बोल सकता हूँ बच्चों मैं इनके लिए कि ये पांचों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। समझ आई बात? तो ये मैंने क्या किया, पांचों को एक सिंगल डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो सेट तो ये अपने आप बन गया और ए ई आई ओ यू। अब बच्चों मैं कुछ दो बातें जो आगे डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसी के अंदर ही आपको बता रहा हूं। एक बात बताओ, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलो यू पहले लिख देते हैं, ये बात है। अब इनके लिए क्या मैं नया वर्ड बोलूंगा? मैंने क्या किया कि इनको आगे पीछे करके लिख दिया, तो क्या मैं इनके लिए कोई नया वर्ड बोलूंगा क्या? तो जवाब क्या होगा हमारा कि नहीं, हम तो इनको यही बोलेंगे कि ये पांचों क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ये पांचों क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। बात समझ आई कि नहीं? इससे स्पष्ट रूप से हम ये बोल सकते हैं कि यदि रोस्टर रूप में, यानी जो हमने सेट का ये रूप लिखा है, यदि इसमें एलिमेंट, इनके ऊपर भी हम बातें करेंगे कि इन एलिमेंट यानी जो अवयव को आगे पीछे करके, यानी मतलब इनका क्रम बदल के लिख दिया जाए, क्रम बदल कर लिख दिया जाए, तो सेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। सिंपल रूप से मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का सिंपल बेसिकली मतलब यही है कि समुच्चय के अंदर अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता। That's the definition। आगे इसके अंदर मैं जो बात बताने कि सेट को डिनोट किससे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं? तो अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल लेटर से सेट को दर्शाया जाता है। सेट को हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। और यहाँ पे कैपिटल लेटर दर्शाएंगे तो यहाँ पे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अवयवों की एक खासियत होती है। अवयव के अंदर अगर यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कैपिटल लेटर ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर ये नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। कुछ ऐसा याद रखना बच्चों। सेट को हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाएगा। हाँ, और कहता है कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर ए लेना जरूरी है? नहीं, ए जरूरी नहीं है। आप बी सी डी ई एफ जी एच आई एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कैपिटल लेटर होगा और अंदर वाले एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर ही होंगे। वो मैंने जो पहले लिखा था वो सिर्फ एक बार समझाने के लिए ही लिखा था कि सेट का बेसिकली मतलब है, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। बाकी बच्चों हमेशा याद रखोगे कि कभी भी इसके अंदर कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर हमेशा सेट को ही डिनोट करता है। याद रखोगे, मैथ के अंदर स्पेशल खासियत है ये। कैपिटल लेटर दिखा मतलब वो सेट है, स्मॉल लेटर दिखा मतलब वो उसका कोई ना कोई एलिमेंट है। ये डिफरेंस होता है। कई बार ए आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप नहीं होना है, यानी कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि एलिमेंट है या सेट है। कैपिटल है सेट, स्मॉल है एलिमेंट। ठीक है, बात समझ आई? इसके बाद हम आते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? जैसे 1 4 9 16 25 हमने एक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए आपको। इसको मैं एक क्या बोला था हमने कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको e, तो देखो इसको लिखा जाएगा e। ये क्या लिख दिया मैंने?
ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दो। a किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर ये साइन, इसको बच्चों ये जो साइन हम लगाते हैं इसको बोलते हैं कोलन साइन। हिंदी में कोलन चिन्ह कह दो, इंग्लिश में कोलन साइन कह दो। बात एक ही, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्राकृत संख्या का वर्ग। अब इस रूप के ऊपर बेस्ड हो गया, नहीं हो गया? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा x है, x क्या किसी एक चीज को नहीं दर्शा रहा, बहुत सारे मानों को दर्शा रहा है, क्या प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो ये पूरा का पूरा डिफाइन हो गया, नहीं हो गया? प्राकृत संख्या आप जानते हो क्या होती है, 1 2 3 4 5। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 एंड सो ऑन, आगे चलती जाए। तो कुछ ऐसी तो बात हो रही है। तो ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है कि सेट क्या होता है और सेट को दर्शाया कैसे जाता है, उसके अवयव क्या होंगे, या उसको लिखने का प्रोसीजर क्या होगा। 2 रूप दर्शाए हमने इसके, एक होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो बच्चों आपका काम अभी होगा कि इनको आप नोट कर लेना, याद रखना है, दिमाग में बैठाना है। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे, इनके ऊपर ही अभी हमारी चर्चा जारी रहेगी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। रोस्टर रूप है, इसके बारे में भी बहुत कुछ बताना बाकी है। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उनको समझेंगे, अलग अलग तरीके से इनको दर्शाना सीखेंगे और अवयवों का आपस में रिलेशन, सारी जानकारी बच्चों आपको बताई जाएगी। बस आप साथ साथ तैयारी करें, पढ़ें इनको। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछें, एक एक चीज क्लियर करनी है, बेसिकली मतलब क्या है वो समझना है। ये नहीं कि हाँ भी सेट कैसे होता है, दर्शाया कैसे जाता है, बेसिकली हमारी लाइफ से जोड़ के बेसिक हो गए तो उन्हें पक्का कभी नहीं भूलोगे और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आइए जो जेईई के आपके एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक आधा क्वेश्चन तो आता ही, 1 या 2। तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इनको पढ़ो, आराम से दिमाग में बैठाओ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।